आमूल बदलाव। नमस्कार, स्वागत है सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली भूषण। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीएमसी में बड़ी टूट के आसार। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने दिया इस्तीफा। बागी सांसदों ने की दिल्ली में बैठक। 20 से ज्यादा सांसदों ने टीएमसी से अलग होने का लिया फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने दी जानकारी। देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ कर रहे हैं काम। खाद की आपूर्ति पर कोई असर नहीं। पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव। ईरान और इजराइल ने भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास की एडवाइजरी। भारत ने क्षेत्र में दोबारा शुरू हिंसक घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली पर दिया जोर। बारह साल के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। गरीबों और वंचितों के कल्याण पर दिया जोर। लोगों को सम्मान और अवसर देना ही सरकार की प्राथमिकता। इंडिया गठबंधन के नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक। कई विपक्षी दलों के ने बैठक से बनाई दूरी। भाजपा का आरोप, विपक्षी गठबंधन में नहीं बचा है विजन और मिशन। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ जीत। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट को तीसरे दिन ही पारी और 300 रन से जीता। डेब्यूटेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर मानो सुथार ने झटके 7 विकेट। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिस्सा ले रही हैं, तो वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा से अपनी सदस्यता पर इस्तीफा दे दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को सौंपा गया है और इसकी प्रति ममता बनर्जी को भी भेजी गई है। सुखेंदु शेखर रॉय का कहना है कि उनका कार्यकाल 2029 तक था, लेकिन सिद्धांत से समझौता न करने के कारण उन्होंने ये फैसला किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जनता का टीएमसी से भरोसा कम हो गया और पार्टी आम लोगों से कट चुकी है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता, जहां पर आज ऐतिहासिक दिन है। उसमें ऊपर 2-4 बिंदु रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हम लोग एक वर्चुअल किया। हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोग को बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें पिछले 2 आर्थिक वर्ष में बंगाल सरकार कोई काम भी नहीं किया। जो गाइडलाइन यहां से भारत सरकार भेजा था वो भी लागू नहीं किया। ये लोग का सोच जो पिछले वाला थी, उनका सोच आप समझ लीजिए। आयुष्मान मंदिर लिखा हुआ था, बोलो मंदिर क्यों लिखा गया नहीं करूंगा। सोच किस तरीके से थी। एनएचएम के अंदर इस साल पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा मदद करने के लिए भारत सरकार ने आगे आया और इतना कम दिन के अंदर 527 करोड़ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सुफल है। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43 लाख फैमिली बेनिफिटेड होगा। इसके अंदर सुनील जी ने बताया क्या क्या ग्रुप को हम लोग इंडिविजुअल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
और नड्डा जी का दफ्तर, अनुप्रिया दीदी का दफ्तर 976 करोड़ उन्होंने सेंट्रल का जो हिस्सा है वो भी एलोटेट कर दिया बंगाल के लिए। इसलिए भाषण और पेपर्स नहीं, जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है। उन्होंने एडवाइस दिया था, हमारी 14 इयर्स का जो बहन है, बेटी है, HPV वैक्सीनेशन चालू करे। तो आप देख रहे थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, आज ऐतिहासिक दिन पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल 36वां ऐसा माफ करिएगा ऐसा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत लागू किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभी तक पश्चिम बंगाल में पूर्व टीएमसी सरकार की हठधर्मिता की वजह से लागू नहीं था। अब खबर पश्चिम बंगाल से ही है। पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टीएमसी को एक और झटका लगा है और टीएमसी से नाराज सांसदों का समूह टीएमसी से अलग होकर अपना अलग गुट बना सकता है। टीएमसी के 20 से ज़्यादा सांसदों ने पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया है। नाराज सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पत्र सौंप सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में बड़ी टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किए गए ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी टीएमसी के बागी सांसदों के साथ बातचीत हुई है और कई सांसद इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। ऋतुव्रत बनर्जी का कहना है कि अगर 10, 16 या 18 लोकसभा सांसद एक साथ बैठते हैं तो उनमें कुछ भी गलत नहीं है। बंगाल में जो सदरिक्षा देखने को मिल रही है वो अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इस बीच कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा दे चुके फिरहाद हाकिम विधानसभा पहुंचे। बागी विधायक संदीपन साहा ने उन्हें विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी के कमरे तक पहुंचाया। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े चर्चित टीएमसी नेता जहांगीर खान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल एसटीएफ ने दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और टीएमसी के नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से पकड़ लिया। जहांगीर खान पर रंगदारी वसूलने, हत्या के प्रयास, चुनाव बाद हिंसा फैलाने और अवैध हथियार रखने समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। एसटीएफ की कार्रवाई उस समय तेज हुई जब 26 मई को कोलकाता उच्च न्यायालय ने आरोपी को मिले सभी कानूनी संरक्षण वापस ले लिए। इसके बाद जहांगीर की गिरफ्तारी में मौजूद कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई। जहांगीर को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। अब एसटीएफ उससे जुड़े नेटवर्क, अवैध हथियारों और हिंसा मामलों में गहन पूछताछ की तैयारी कर रही है। फाल्ता में चुनाव के दौरान टीएमसी नेता जहांगीर खान पर ईवीएम से छेड़खानी के आरोप लगे थे। इसके अलावा चुनाव ऑब्जर्वर बना गए आईपीएस अजय पाल शर्मा की सख्ती के बाद उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी थी। जहांगीर खान ने कहा था कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम हैं तो वो पुष्पा हैं। चुनाव में गड़बड़ी की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने फाल्ता का चुनाव रद्द कर दिया था। लंबे समय से फरार चल रहे जहांगीर की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। साझा रणनीति बनाने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहे। इनके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, नासिर हुसैन के साथ सपा समर्थित सांसद कपिल सिब्बल और टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन भी बैठक में मौजूद रहे। जबकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जगह तेजस्वी यादव ने गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया। सीपीआई के महासचिव डी राजा भी बैठक में शामिल हुए। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लेकिन दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े। कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर कहा कि इस बैठक में केवल उन्हीं दलों को आमंत्रित किया गया है जिनका प्रतिनिधित्व संसद में है, यानी जिन पार्टियों के सांसद सदन में मौजूद हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। संसद में
जिस पार्टी के सांसदों की संख्या 0 है उन्हें इस चर्चा से दूर रखा गया है। दूसरी ओर गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। बैठक में फैसला किया गया कि 8 अगस्त को गठबंधन की दूसरी बैठक हैदराबाद में होगी और हर 2 महीने पर गठबंधन की बैठक होती रहेगी। भाजपा नेता शाहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा कि इंडिया गठबंधन में विजन और मिशन नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ धोखा किया है, इसी कारण डीएमके बैठक में नहीं आ रही है। इंडिया अलायंस में कभी भी कोई मिशन या विजन नहीं रहा, केवल कंफ्यूजन और डिवीजन रहा। और चाहे ये पार्टीज एक साथ एक मंच पर आ भी जाए, दल तो मिल जाते हैं, पर जैसे स्टेटमेंट उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं, जो पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं, उससे दिल कभी नहीं मिल सकते। तो ये लोग अलायंस ऑफ कन्वीनियंस बता सकते हैं, पर ये अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से डीएमके से धोखा किया, तो डीएमके इस अलायंस मीटिंग में नहीं आ रही है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। छोटा टाउन बिग आइडियाज, कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि 0 से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। पर नो चिल, हाँ, अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी? ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भैया, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने देश के नागरिकों को आश्वस्त किया है कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है और देश में ईंधन तथा उर्वरक की कोई कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक देश में LPG की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी सामान्य है। सरकार के मुताबिक जो लोग LPG की जमाखोरी या कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। पिछले 4 दिन में 7 केस दर्ज हुए हैं और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG and natural gas, they remain stable. And we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG which are available in the country. Coming to LPG, the domestic LPG production has been maximized, and hoarding and black marketing of LPG cylinders, 7 FIRs have been registered and 2 persons have been arrested during last 4 days. Surprise inspections by the PSU OMCs have also taken place, and that happened at 890 LPG distributorships, and penalties have been imposed on 105 LPG distributors. अफवाहों से वो लोग सावधान रहें और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सरकार के मुताबिक पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बावजूद देश में खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध है। भारत की यूरिया उत्पादन इकाइयां वर्तमान में अपनी 80% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं। सरकार ने बताया खाड़ी देशों के अलावा दुनिया के अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में भी उर्वरकों के आयात के लिए त्वरित इंतजाम किए गए हैं। सरकार के मुताबिक संकट के बावजूद सरकार खाद पर मिलने वाली सब्सिडी का पैसा समय पर दे रही है। इसके साथ ही सचिव स्तर की कमेटी इस पर रोजाना नज़र रख रही है ताकि किसानों को खाद और कच्चा माल समय पर मिलता रहे। Trend towards greater adoption of the organic nutrient sources and a gradual shift in the farmers' preference from chemical fertilizer to the organic alternatives.
At present, there is no major challenge in availability. The domestic production and import continues, and a total of 147.40 lakh metric ton have been imported as well as domestically manufactured after the crisis situation. We are regular with all the subsidy bills are being paid as per the budgetary provision, and the situation is being monitored at the highest level in the empowered group of secretary meetings to ensure adequate availability of fertilizer and raw materials. सरकार ने बताया कि खाड़ी संकट के बीच विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित भारतीय मिशन, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार समन्वय कर रही है। उन्होंने बताया कि ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर आग लगने की सूचना मिली है, जिस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जानकारी के मुताबिक सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। There has been a recent report that today around 1:30 p.m. there has been a fire reported on a vessel MT Marivex in which there were 24 Indian seafarers. This is the preliminary information which we have received, based on which, as per available information, all Indian seafarers are presently safe. We are coordinating with Ministry of External Affairs, our Indian missions abroad, Indian Navy, Ministry of Defence to ensure their safety. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेष कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और हेमंत सोरेन का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। रांची के बड़गाई इलाके के 8.86 एकड़ ज़मीन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद अब यह केस ट्रायल की ओर बढ़ सकता है, जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में 5 दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए मामले से आरोप मुक्त किए जाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। आइए आपको लेकर चलते हैं अब सीधे विज्ञान भवन, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा। कह रहा हूं, मैं भावना से कह रहा हूं, क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वो घड़ी आई है जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत था और जिसको शुभेंदु अधिकारी जी ने उसको कार्य रूप दिया है और आज सफल किया है। इसके लिए मैं बहुत मैं आयुष्मान भारत के बारे में जब चर्चा करता हूं तो कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर भी आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे लंबे समय स्वास्थ्य मंत्रालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला है। 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयर था। इसकी चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी और उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री के बतौर जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को एड्रेस भी किया था और चेयर भी किया था। उस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उस समय की चर्चा थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी, एक बहुत बड़ा विषय था और मैं सोचता था कि क्या भारत कभी यूएचसी की बात सोच सकेगा, कभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में सोच सकेगा। मुझे एक प्रश्न था मेरे मन में कि यह कभी हो पाएगा। मैं जब भारत आया, लौटा, घर आया, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री से चर्चा की और हमने ये कहा कि हमको भी कुछ सोचना चाहिए। एक स्कीम लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझे कहा कि थिंक समथिंग बिग, बड़ा सोचो। 140 करोड़ का देश है और इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें जो इम्पैक्ट आ सके इस तरीके की हमको योजना लेके आनी चाहिए।
हम लोगों ने 2017 में इस पर कार्य शुरू किया, 17 के अंत में एक बड़ी योजना को लेकर के, और 9 महीने के अंदर 2018 में हम शायद सितंबर महीना था जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ। मुझे याद है कि उसके बाद एक मीटिंग में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, मिस्टर नड्डा, कम एंड टॉक समथिंग अबाउट योर प्राइम मिनिस्टर एंड टॉक अबाउट योर आयुष्मान भारत. वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत. इस तरीके से आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना. आज मैं जब यहां पर हूं तो मैं अपने भाई शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आपने जो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ी, आज आपने वेस्ट बंगाल में सिर्फ हमारी सरकार बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में ही कार्य नहीं किया है. यह लड़ाई कोई किसी पार्टी तक नहीं सीमित है. यह लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में देश को सफलता मिली है. इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए. मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं. मैंने देखा है कि किस तरीके से दिन दिहाड़े मर्डर्स होते रहे और एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती थी. हमने देखा है किस तरीके से दिन दहाड़े अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को किस तरीके से स्टेट मशीनरी तंग किया करती थी. हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता था. मैं व्यक्तिगत रूप में भी उसका शिकार हुआ हूं. Having a security, even then I was also attacked. And at that point of time, no FIR was lodged. It was only on the insistence of the central government कि FIR lodge हुई थी. ये बंगाल हमने देखा है. और बंगाल हमने वो भी देखा है जो घुसपैठियों का एंट्री पॉइंट था. देशद्रोहियों की एक्टिविटी का सेंटर बन गया था. आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बंगाल को एक आजादी दिलाई है. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं. और बंगाल के लोगों को विशेष करके बधाई देता हूं. वो कहते थे कि आप हमें सिर्फ वोट देने का सुरक्षित अधिकार दे दो, बाकी हम बंगाल संभाल लेंगे. आप समझिए कि क्या स्थिति है रही होगी. मैं उस समय के सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपने अग्रवाल जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस काम में सफलता हासिल की है. ये तो मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लेकिन मैं चश्मदीद गवाह हूं. 2018 में जब मैंने ममता जी को कहा कि आयुष्मान भारत लागू करना है और करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करना है. मुझे याद है कि उन दिनों शुरू में एक एप्लीकेशन फॉर्म छपा था आयुष्मान भारत का, पीएम जय का, जिसमें क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत क्या है, तो उसको हम लोगों ने ये जो SECC डाटा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, इस डेटा पर जो एड्रेस थे उस पर हमने वो चिट्ठी लिखी थी. आप देख रहे थे विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण, जहां पर आज ऐतिहासिक क्षण पश्चिम बंगाल की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज से ऐसा 36वां केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सूची में 36वां ऐसा राज्य है जहां पर आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया है. इस मौके पर शुभेंदु अधिकारी और साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा मौजूद रहे और
ये जो पूरी की पूरी MOU है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहे। और इससे पहले उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में TMC के शासन के दौरान स्थिति प्रतिकूल थी। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के अनुरोध के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2018 में इस योजना को लागू नहीं की। आयुष्मान योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है, जो दुनिया की सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा की योजना है, उसको भारत ने लागू किया है। और इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा हर एक व्यक्ति को मिलता है। और साथ ही साथ जो निजी अस्पताल हैं उनमें भी इस योजना को लागू किया गया है। और अब तो बुज़ुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की तत्कालीन सरकार में, ममता बनर्जी की तत्कालीन सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया था। तो आज करोड़ों की संख्या में ऐसे लाभार्थी लाभान्वित हो सकेंगे, जो कि 5 लाख तक का बीमा उन्हें हासिल हो सकेगा। MOU साइन किए जाने के बाद आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में जो जाना जाता है। निश्चित तौर से अगर देखें तो उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से 2015 में जब भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष था और बतौर चेयर उन्होंने इस असेंबली की अध्यक्षता की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्य चर्चा का विषय जो रहा वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रहा। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को साकार रूप दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज उसका विशेष जिक्र किया। तो विशेष दिन, खास दिन पश्चिम बंगाल के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। खैर, हम आपको दिखाएंगे आगे भी इससे जुड़ी हुई खबर। और वो खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से सरकार के बीते 12 साल की उपलब्धियों और देश के वंचित लोगों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी है। अंत्योदय सरकार का लक्ष्य पिछले 12 वर्ष में भारत में कई बदलाव देखे और बदलाव के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहा। विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे गए लोगों को पहुंचाना था और उद्देश्य था जनधन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन से लोगों को अवसर मिले। आयुष्मान भारत जैसी पहल का मकसद लोगों को सम्मान और अवसर दिलाना और गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे। लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुँचे, लीकेज कम हो, इसके लिए इसे लागू किया गया और कार्यक्षमता इससे बढ़ी है। शासन प्रशासन में भरोसा मजबूत हुआ है। गरीब कल्याण का सफ़र एक सामूहिक आंदोलन बना है। और भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इंदौर 9 से 13 जून तक ब्रिक्स की मेजबानी करेगा, जहां दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कृषि मंत्री और प्रतिनिधि वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और किसानों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे। 9 से 11 जून तक जहां ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के अधिकारी मंथन करेंगे, तो वहीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में 12 और 13 जून को होगी। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक उत्पादन क्षमता को और इसकी लागत को, उत्पादन की लागत को कम करना है। अनुसंधान और नई तकनीक का लाभ छोटे किसानों तक पहुँचे, उनकी बाजार तक पहुँच आसान हो तथा कृषि ऋण और वित्तीय सहायता की उपलब्धता बढ़े। इन्हीं विषयों पर विशेष ध्यान देने के लिए आवश्यकता है और खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ किसानों की आय, रोजगार, आजीविका और सतत कृषि विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। कृषि का उत्पादन एक विषय है, उत्पादन लगातार बढ़ती रहे, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती रहे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन पौष्टिक आहार भी लोगों को मिले और किसान की आजीविका और रोजगार ये सुनिश्चित और सुरक्षित रहने चाहिए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, सतत कृषि, उसकी भी चिंता करते रहना चाहिए।
वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रहे, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित बनी रहे, लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो, किसानों की आजीविका और रोजगार सुरक्षित रहे तथा सतत कृषि के सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाए। इन सभी